बता दें कि लगभग 7,000 कर्मचारियों को आज सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। सीधी तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह समारोह हो रहा है। देश के डिफेंस कॉरिडोर से पर्दापण आज होगा। एक महत्वपूर्ण अंग के रक्षा कार्यालय का परिसर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कई अहम बीजेपी के नेता भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही डिफेंस के उच्च अधिकारी इस मौके पर मौजूद। ये कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये दफ्तर होने वाला है जिसमें 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री को आप रेनकोट पहने देख सकते हैं। बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं और ये पर्दापण की तस्वीरें सीधी डिफेंस कॉरिडोर से जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन नवनिर्मित परिसरों का अवलोकन करेंगे पर स्थित हैं। तो राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उद्घाटन हुआ और जिस तरीके से इन परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों के लिए कार्य करने की जगह उपलब्ध होगी और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि जब भी कहीं पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरी तरीके से किस तरीके से परियोजना बन रही है या किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, बड़ी ही बारीकी से चीजों को समझते और बूझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नजर आए हैं। जो अधिकारीगण रहते हैं साथ में, उनसे भी छोटी छोटी चीजों को देखते और समझते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा तस्वीरों में कैद होते हैं और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। नेहा, 1500 कारों की पार्किंग की सुविधा, साथ ही तमाम दूसरे जो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं वो ये ध्यान में रखकर कि पिछली बार से सबक लिया जाए और इस बार सभी वो तकनीक और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिसका डिफेंस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबे वक्त से इंतजार था। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है जो अब डिफेंस कर्मचारियों के लिए आने वाले वक्त में काफी ज्यादा सुविधाएं लेकर आने वाला है। तो एक तरफ संसद भवन नया बनाया जाएगा, संसद में चेंबर नए बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास नया होगा, उपराष्ट्रपति भवन नया होगा और साथ ही अब आप देखिए कि किस तरीके से डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी ये नया स्वरूप लेकर आया है जिसमें अंदर की तस्वीरों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है उन्हें समझाते हुए और साथ ही वो तमाम कर्मचारी भी डिफेंस के जो इंतजार कर रहे थे इस कॉम्प्लेक्स के खुलने का। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि किन सुविधाओं से लैस है ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इससे लाभ होने वाला है। बिल्कुल नेहा, करीब 27 अलग अलग ऑफिसेज थे जो साउथ ब्लॉक के आसपास सेंट्रल विस्टा प्लान के अंतर्गत आते थे, उनको हटाया गया और उनकी जगह ये 2 नई बिल्डिंगें जो बनी है रक्षा मंत्रालय के अलग अलग 27 विभागों के लिए, जिसमें करीब 7,000 अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। आज इनका विधिवत उद्घाटन हुआ है। सुबह करीब 9:30 बजे सीधे प्रताप ने पूजा की थी और अब प्रधानमंत्री इसका आधिकारिक तौर पर सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत रक्षा मंत्रालय के 2 नई बिल्डिंगों का उद्घाटन कर रहे हैं। और करीब साउथ ब्लॉक के आसपास के जो अलग अलग विभाग थे रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा से जुड़े, उन तमाम विभागों के अधिकारी, सेनाधिकारी, कर्मचारी, सिविल कर्मचारी, वो सभी लोग इन केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू 2 जो अलग अलग लोकेशन पे ये ऑफिसेस खोले गए हैं वहां पर काम करेंगे। और करीब 700 करोड़ से ज्यादा की लागत इन दोनों बिल्डिंगों पर आई है। और क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 से पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत साउथ ब्लॉक के आसपास की जो पुरानी कई बिल्डिंगें हैं जिनको हटाना है, उनके तहत इन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, खासतौर से सेना के जो अधिकारी हैं उनके लिए कोशिश की गई कि एक पूरी बिल्डिंग में सारी सुविधाएं हों, क्योंकि सेना से जुड़े जो लोग होते हैं उनके काफी उनको ऐसे काम करने होते हैं उनके जिससे कि वो एक ही जगह पर रहकर सारे काम करें। सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, उनकी गोपनीयता का ध्यान रखा गया है। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सैन्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो काम कर सकेंगे।
मंजीत, कुल मिलाकर जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें देख रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीजों को बड़ी ही बखूबी से समझते हुए भी नजर आ रहे हैं, और जिस तकनीकी का हम जिक्र कर रहे हैं कि जिस खास तकनीकी का आधुनिकीकरण के साथ इसका निर्माण हुआ है, उससे वक्त भी कम लगा है इसके निर्माण में। बिल्कुल कोशिश यही की गई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होता है कि जो भी नई बिल्डिंग बने वो इको फ्रेंडली हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, एनवायरनमेंट के हिसाब से उन चीजों का यहाँ पर इन दोनों ही बिल्डिंगों में ध्यान रखा गया है। इको फ्रेंडली और ग्रीन बिल्डिंग, जिससे कि जो प्राकृतिक तौर पर जो रोशनी है सूरज की उसका भी ज्यादा इस्तेमाल हो सके, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सके, और जो भी आधुनिक जो बिल्डिंगें हैं उनमें जिन चीजों की जरूरत होती है उन सबका ध्यान रखे, सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। करीब 9.60 लाख स्क्वायर फीट और 9.22 लाख स्क्वायर फीट में ये दोनों जो बिल्डिंगें हैं वो बनाई गई हैं, और इस तरह से करीब 2 साल के रिकॉर्ड समय में ये बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई हैं। और इस वक्त हम देख सकते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत उन्हें इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, इन दोनों बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर, इससे जुड़ी चीजों को लेकर ब्रीफ कर रहे हैं। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इसके अलावा रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, उसके अलावा जो हरदीप पुरी है मंत्री लोक निर्माण विभाग के, वो मौजूद हैं। तो इस तरह से खुद प्रधानमंत्री बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर इस वक्त जो दफ्तर बनाए गए हैं, जो कार्यालय बनाए गए हैं रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, उसका जायजा ले रहे हैं। और एक तरह से क्योंकि आपको याद है कि सेंट्रल विस्टा प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले इस पर विवाद भी हुए हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब ये तेजी से इस पर काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडिया गेट के आसपास तमाम बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, और उसी चरण में जो साउथ ब्लॉक के आसपास के जो कार्यालय थे, जिसमें रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं के, न सिर्फ सेना बल्कि नौसेना और वायुसेना के अलग अलग अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठते थे, उन बिल्डिंगों को हटाकर करीब 13 ऐसे कार्यालय थे जिनको हटाया गया है, जिनको आने वाले समय में सेंट्रल विस्टा के तहत हटा दिया जाएगा। उन कार्यालयों को इन 2 नई बिल्डिंग यानी केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू दोनों नए दफ्तरों में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी बिल्डिंग के अंदर जाकर जायजा ले रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनको इस नई बिल्डिंग, नए लोगों से उनका परिचय करा रहे हैं। मंजीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कम वक्त में इसे पूरा कर लिया गया और अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है, ऐसे में इसमें पूरे दफ्तर में सिर्फ पेपर वर्क किया जाएगा या फिर फील्ड ट्रेनिंग की भी सुविधा रखी गई है? कभी अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर ओपन एरिया में इस तरह की सुविधा को से भी मुहैया कराया गया है इस दफ्तर को? रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, कोशिश यही की गई है कि सारी सुविधाएं दफ्तर के आसपास हों। कर्मचारियों के लिए कैंटीन की बात की जाए, बैंक की बात की जाए, और जो वेलफेयर से जुड़ी चीजें होती हैं, महिलाओं के लिए क्रच की बात की जाए, तमाम ऐसी चीजें जो कि इस वक्त कोविड के समय जिस तरह की चीजें लोगों ने, चाहे वर्क टू होम की फेज तरह तहत काम किया, उन चीजों का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि आधुनिक समय में किस तरह की ऑफिस में किस तरह की तकनीक की जरूरत है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की जाए, ऐसी तमाम सुविधाएं। और साथ ही पूरी जो बिल्डिंग है वो ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर उसको बनाया गया है, उसमें नेचुरल लाइट का ज्यादा इस्तेमाल हो, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भी रहता है कि हम पेट्रोल डीजल के अलावा जो प्राकृतिक स्रोत हैं ऊर्जा के, उनका इस्तेमाल करें। खासतौर से सौर ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फोकस एरिया रहा है, उसको लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोलैबोरेशन किया है। तो उन तमाम चीजों की यहाँ पर हम मानगी देख रहे हैं, उनकी कोशिश यहाँ पर की गई है कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। और ये बिल्डिंग जिस तरह से आप देख रहे हैं, अफ्रीका एवेन्यू और केजी मार्ग की जो दोनों रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंगें हैं, ये काफी करीब 17 से ज्यादा जो कार्यालय हैं, पुराने कार्यालय, उनके बड़ी संख्या में हजारों कर्मचारियों को, 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को आप यहाँ से आज के बाद से यहाँ से काम करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त बिल्डिंग से बाहर निकलकर दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, और एक तरह से सेंट्रल विस्टा जो प्लान है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके तहत ये पहला कदम हम कह सकते हैं कि पहले चरण के तहत ये काम पूरा हुआ है, जिसमें तीनों सेनाओं के लिए, रक्षा मंत्रालय,
में अवलोकन करने सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, जिसमें सेना, नौसेना। मंजीत, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी पहली झलक हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद बड़ी बारीकी से चीजों को देखते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन मंजीत, ये भी कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संबोधित भी करेंगे, वो कितनी देर में होने वाला है? देखिए, अब बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी मौजूद होंगे उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। थोड़ी देर के बाद वो कार्यक्रम होगा। 2 बिल्डिंगों का ये उद्घाटन कार्यक्रम है आज सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत, और अब प्रधानमंत्री उसी प्रांगण की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उनका संबोधन का कार्यक्रम होना है। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारी, कर्मचारी और खासतौर से सेना के तीनों प्रमुख हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा डीजी जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं, हरदीप पुरी हैं जो May now request the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri, for the welcome address, please. और अब हरदीप पुरी इस कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत करने जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री का स्वागत और उस पूरे कार्यक्रम को लेकर खासतौर से उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर मंत्री होने के नाते जो भी शहरी विकास का कार्य है, सेंट्रल विस्टा का कार्य है, उनके जिम्मे आता है। और एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनको प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई परियोजना को लेकर। और अब हरदीप पुरी जो कि शहरी विकास मंत्रालय मंत्री हैं, वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल जी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी एवं उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी को सादर नमन। अब्बा जान, भाईजान के बाद अब सियासत में चचा जान और अम्मी जान की एंट्री हो चुकी है। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया, जिस पर अब घमासान मच चुका है। ये यूपी की सियासत का खेल है। यहां अब्बा जान आ चुके हैं। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। चचा जान की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का चाचा जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा। सियासी अम्मी जान भी तैयार हैं। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। लैला है, मजनू है। ओवैसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बा जान के बाद अब चचा जान भी आ गए। अब चचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। ये तैयारी है 2022 के चुनाव की। ये खेल है देश के सबसे बड़े सूबे का, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये चुनाव सिर्फ लखनऊ की सियासत नहीं तय करता, ये दिल्ली की गद्दी का फैसला भी करता है। यहाँ सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, सारे पैंतरे अपनाए जाते हैं। आजकल यहाँ हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा है, जिसमें जान वाला ट्रेंड चल रहा है। इस सियासी जंग में अब किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो चुकी है, जिन्हें ओवैसी में बीजेपी के चचा जान नजर आ रहे हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने ओवैसी पर तंज मारा तो एआईएमआईएम कहां चुप रहने वाली थी। किसान आंदोलन को पूरा सियासी बता दिया। वहीं टिकैत की पॉलिटिकल एंट्री का मुद्दा उठा लिया। आज राकेश टिकैत जी बड़े हिमायती हो गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि इनके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन हाँ, ये तो हकीकत है कि इनके पीछे वही नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो हमें आज से नहीं लगभग 5-7 सालों से हमें बीजेपी का एजेंट कह रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। खैर, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन किसका आदमी है, सियासत इस पर तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम टिकैत को बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो वहीं बीजेपी टिकैत पर हमलावर हो गई है। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे।
और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं, हर बार बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब किसान आंदोलन के नाम पर अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए बार बार उनकी जबान पर राजनीति आ जाती है। आज वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ये जान ले, कितना भी प्रयास करें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को हिला भी नहीं पाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और किसानों को ओवैसी की बंदूक बता दिया। आज श्री राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है वह मेरे समझ से परे है। पहले वह किसान पंचायत रखते हैं और वहाँ अल्लाह अकबर लगवाते हैं और फिर वो चाचा जान बताते हैं। किसान आंदोलन माने अब चुनाव आंदोलन बन चुका है। किसान का कंधा और कांग्रेस सपा बसपा की बंदूक, MIM की बंदूक। इससे पहले मुजफ्फरनगर की महापंचायत में टिकैत ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए थे, जिसे लेकर यूपी की सियासत गर्म हुई थी। मेरे भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। इतना ही नहीं, यूपी में राम मंदिर को लेकर भी टिकैत ने बीजेपी की सियासत पर हमला किया था, जहां उन्होंने खुद को राम का वंशज बताया था। भाई रामचंद्र जी के हम वंशज है, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनका कहां से रामचंद्र जी आ गया? हमारा था राम, इनका है जय श्री राम। इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया, हमारा तो राम राम था। बात जब यूपी की हो तो धर्म जाति का तड़का लग ही जाता है। मौसम चुनावी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर सियासी मंचों पर अब धर्म युद्ध छिड़ चुका है। आज तक ब्यूरो। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं डिफेंस कॉम्प्लेक्स की, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी संबोधित कर रहे थे पूरी सभा को। ये वो अहम दिन जिसका कई डिफेंस कर्मचारियों को लंबे वक्त से इंतजार था। कम समय में इसे तैयार कर लिया गया है, इसे पूरा कर लिया गया है अत्याधुनिक तकनीक से लैस। और प्रधानमंत्री ने पर्दापण भी किया शिलापट्टी का, क्योंकि आज से ही इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने, एक भव्य समारोह का आयोजन। हालांकि सुबह से ही बारिश ने कई चीजों को थोड़ा सुस्त कर दिया, लेकिन ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक सशक्त तस्वीर पेश करता हुआ उस जो हर संकट में बने हैं देश के सुरक्षा कवच पहलू के लिए खास तौर पर, जिसे हम एक अहम कड़ी मानते हैं भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से। डिफेंस वो अहम पहलू भारत की फ्रंट लाइन वर्कर्स का, वो सेना के कर्मचारी, वो लोग जो बिना समय की परवाह किए दिन रात तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। खास तौर पर अगर इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें 7,000 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जिसमें सेना के कई उच्चाधिकारियों का भी दफ्तर मौजूद है। और वक्त के हिसाब से बदलाव की जरूरत है, ये राजनाथ सिंह ने कहा है, क्योंकि कई ऐसे अहम बदलाव हैं जो इस दफ्तर में शामिल किए गए हैं, पुराने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। के समय बने हटमेंट यानी अस्थायी कार्यालय और जिनका अंग्रेजों द्वारा अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ कार्य करते थे। लेकिन आज हुआ है कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के 13 एकड़ क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का निर्माण। रिसोर्स एफिशिएंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लाइट गेट स्टील फ्रेम जैसी न्यू टेक्नोलॉजी LGSF का उपयोग कर 12 से 13 महीने के कम समय में ही इस ऐतिहासिक निर्माण कार्य को किया गया है पूरा। यहाँ है रूफटॉप सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स, पजल पार्किंग जैसी स्वचालित और नवीनतम प्रणाली जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था का रूप ही बदल देगा। साथ ही हॉस्पिटल, मॉडर्न बैरिक्स, जवानों के लिए कैफेटेरिया के साथ 24 आवर्स 7 डेज अ वीक फुल फ्लेजेड किचन और एम्यूनिशन। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों में और जो वीडियो को आप देख रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है मंजीत, और एक बड़ी सौगात यहाँ मिली है। क्या क्या खास बातें हैं यहाँ पर?
देखिए एकदम नया बदलाव देखने को मिलेगा कर्मचारियों को, क्योंकि आपको मालूम है कि साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के आसपास बड़ी बिल्डिंगों के साथ जो हटमेंट थे, यानी कि पुराने समय में अंग्रेजों के अस्तबल थे, वहां पर कई दफ्तर चलते थे सेनाओं के, तीनों सेनाओं के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, जिसमें मुश्किल एक तरह से परेशानी के हालात में वो लोग रहते थे। तमाम जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात की जाए, कैंटीन की बात की जाए, उन तरह की सुविधाएं नहीं थी। अभी दोनों जो नई बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इसमें उन तमाम आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। करीब जो कर्मचारी हैं, करीब 27 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सेनाओं के, तीनों सेनाओं के, उनके 7,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस दोनों नई बिल्डिंगों में शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से आधुनिक समय की जो जरूरतें हैं, ऑफिस और उससे जुड़ी हुई जो चीजें होनी चाहिए, उन दोनों बिल्डिंगों में उनका ध्यान रखा गया है। ग्रीन बिल्डिंगें दोनों को बनाई गई हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हॉस्पिटल की सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है। उसके अलावा महिलाओं के लिए क्रच और दूसरी जो जरूरी सुविधाएं होती हैं, उसको बैंक की सुविधा भी कॉम्प्लेक्स के अंदर दी गई है। तो इस तरह से खासतौर से सेना के से जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनको जिस तरह के खास हालात में काम करना होता है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का ध्यान रखना होता है, उनका भी ध्यान रखते हुए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए तमाम सुविधाएं तैयार की गई हैं। ठीक है मंजीत, लौटेंगे आपके पास और तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतुलनीय नेतृत्व में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई है। एक ऐसी परियोजना जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप देश को एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही है, स्वावलंबन की नींव पर नए भारत के सपने को साकार कर रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास के बारे में जनमानस के जहन में कई प्रकार के प्रश्न हैं। इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर लोग बड़ी जिज्ञासा में हैं। देश के कोने कोने में लाखों लोग इसके बारे में जानने के उत्सुक हैं। ये वेबसाइट www.centralvista.gov.in उसी दिशा में सभी जानकारियां पारदर्शी रूप से प्रदान करने का एक डिजिटल माध्यम है। एक ऐसी वेबसाइट जो सेंट्रल विस्टा की पिछली 100 साल की यात्रा को खुद में समाहित कर आने वाले परिवर्तनों को भी रेखांकित करती है। इसमें विभिन्न प्रोजेक्ट्स जैसे स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद, विश्व स्तरीय सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, अत्याधुनिक केंद्रीय सचिवालय, रक्षा एनक्लेव, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसी के साथ परिसर के पुनर्विकास की औचित्य का भी विवरण देकर हर प्रकार की भ्रांतियों का निवारण भी। मंजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है। मंजीत, ये उद्घाटन अब वेबसाइट का भी, जिसके माध्यम से ये पता चल पाए कि आखिरकार किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। साथ ही साथ आप बता रहे थे कि शिफ्टिंग की बात की, जो दफ्तर है वहां पर ही कर्मचारी शिफ्ट होंगे। ये जो दोनों बिल्डिंग्स हैं, क्या वहां पर आज ही शिफ्ट होंगे ये कर्मचारियों के दफ्तर? जी बिल्कुल, कर्मचारी आज से ही दोनों ही बिल्डिंगों यानी कि अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी रोड पर जो दूसरी बिल्डिंग है, दोनों ही बिल्डिंगों के अलग अलग जो ब्लॉक बनाए गए हैं उसमें शिफ्ट हो गए हैं। और अभी प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया है, जिसमें सेंट्रल विस्टा के पुराने इतिहास से लेकर अब किस तरह से नया सेंट्रल सेक्रेटरीट सेंट्रल विस्टा यानी कि साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के आसपास को जो नया स्वरूप होगा, जिसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री का नया कार्यालय होगा बल्कि तमाम जो मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और उससे केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम मंत्रालय और खासतौर से सेनाओं के लिए जो पूरा अलग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, उन सबकी जानकारी होगी। और इसमें खासतौर से अभी हमने देखा कि तीनों जो सेना प्रमुख हैं वो अलग अलग बिल्डिंगों में बैठते हैं। पुराने सेंट्रल अगर हम सेंट्रल सेक्रेटरी की बात करें, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की अगर हम बात करें, लेकिन जो नया सेंट्रल विस्टा होगा उसमें तीनों सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सब एक साथ बैठेंगे। इसी तरह से सभी मंत्रालय की जो अलग अलग बिल्डिंग